वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि हम लोग सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं टीबी के बारे में बात करने के लिए। और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, तो इस मौके पे मैं ये इस इस विषय पे ये कहना चाहूँगी कि हमें ये बहुत ज़रूरी है इन सब कुछ बातों को जानना जो कि पीडियाट्रिक टीबी से संबंधित है। हम अभी तक एडल्ट टीबी के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, जैसा कि टीबी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, मेनली फेफड़ों में होता है, उसके अलावा भी बाकी जगह पे हो सकता है। और इसका कंफर्मेशन होना चाहिए, सस्पेशन होना चाहिए और इलाज प्रॉपर होना चाहिए इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में पूरे सेंसिटिव दवाओं के साथ। तो अभी तक हम इस बारे में जान चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। लेकिन कुछ बातें जो है वो बच्चों के लिए डिफरेंट होती है। बच्चे हमेशा बड़ों के जैसे नहीं होते, उनमें हमेशा कुछ पिक्यूलरिटीज होती हैं जो अलग होती हैं। सो हमें इस बारे में जानना होगा कि टीबी में ऐसा क्या है जो बच्चों में अलग होता है। तो इस बारे में हम देखेंगे कि जैसा कि एडल्ट पेशेंट्स काफ़ी सफ़र करते हैं टीबी से, बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनकी चीज़ें बहुत सटल होती हैं। और पेरेंट्स अगर ना उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास ना लेके जाए तो पता नहीं चलेगा। सो हर साल भारत में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे टीबी से बीमार होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बड़े में ही होता है या बड़े बच्चों में ही होता होगा। आप ये देख सकते हैं कि 1 साल से कम के बच्चों को भी हो सकता है और कभी कभी मदर्स से भी ये बेबीज को ट्रांसमिट होता है। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलें हैं बच्चों से संबंधित टीबी के बारे में, उसमें है कि एक पॉसी बैसिलरी डिजीज है। पॉसी का मतलब होता है कम। तो जितने बैक्टीरिया बड़ों में होते हैं टीबी में, उतने ही अगर ये एक बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो उसके बैक्टीरिया का वो कम होता है, तो उसको डिटेक्ट करना टेस्ट में मुश्किल होता है। दूसरा है कि बच्चे खांसी करके बलगम नहीं निकालते। तो टीबी का ज्यादातर अभिप्राय होता है फेफड़ों की टीबी से, और हमें समझते हैं कि बलगम निकालेंगे तो बलगम की जांच होगी, स्प्यूटम का टेस्ट होगा और उससे पता चलेगा। तो बच्चे, दूसरी बात यह है कि वो स्प्यूटम नहीं प्रोड्यूस करते। और दूसरी चीज है कि अगर स्प्यूटम नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए क्या करना है, तो स्प्यूटम निकालने के लिए उनके जो भी टेस्ट लेने हैं टीबी के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा इजी नहीं है। मतलब उसके लिए बच्चे को हो सकता है अस्पताल में लेकर के थोड़ा टाइम लगे, तुरंत ना हो पाए, लैब में उसको सुलाने की दवा देनी पड़े। और ये है कि बच्चे छोटे होते हैं और ये बीमारी बहुत खतरनाक है, तो फैलती बहुत फास्ट है। और जो भी बच्चों को टीबी होती है वो अक्सर फेफड़ों तक नहीं, पूरे शरीर में, दिमाग में, जॉइंट्स में जाने का खतरा ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। और ऑफ कोर्स बच्चों को जब तक हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, पेरेंट्स जब तक नहीं लेके जाएंगे, तब तक वो नहीं डिटेक्ट होंगे। तो सिम्टम्स जो हम कहते हैं हमेशा, जैसे कि लगातार बुखार बना होना, परसिस्टेंस ऑफ फीवर, कॉफ मोर देन 2 वीक्स और लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट कितना है? मोर देन 5% इन द पास्ट 3 मंथ्स। और उस जब हम ये कहते हैं तो ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम दूसरे कॉजेज रूल आउट कर चुके हैं वेट लॉस के। उसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये वेट लॉस का होना, और ये भी एक बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा पिछले 3 महीने में एक वेट पे बना हुआ है, वजन नहीं गेन कर रहा है, तो भी वो एक सस्पिशन होना चाहिए टीबी के लिए। और दूसरी चीज है कि कब हम उसको वो करेंगे, अगर घर में किसी का भी इलाज चल रहा है टीबी का, तो ऐसा कहा जाता है कि सारे फैमिली मेंबर को स्क्रीन करना चाहिए, स्पेशली बच्चों को तो करना ही चाहिए। सो इन सब कंडीशंस में हमें सस्पेशन रखना है। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सस्पेशन वी हैव क्लिनिकली डायग्नोस्ड ट्यूबरकुलोसिस, एंड सब्सिक्वेंटली वी हैव टू कंफर्म बाय अवेलेबल टेस्ट माइक्रोबायोलॉजिकली एंड डू द सेंसिटिविटी टेस्टिंग एज वेल। सो जैसा हमने अभी देखा कि यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है। तो एक्सरे में फाइंडिंग जो होती है ऑलमोस्ट बड़ों के जैसे ही होती हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजें होती है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, जो कि वाइड स्प्रेड होती है। कैविटीज हो सकती हैं, फेफड़े में पानी भर जाता है जिसको इफ्यूजन या एम्पाइमा कह सकते हैं। लिम्फ नोड्स बड़े हो सकते हैं, निमोनिया की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें कि ये हम फेफड़े में पानी भरा, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ये लोकलाइज्ड इफ्यूजन है। यहाँ पे मिलियरी भी है जिसमें पूरे ही चेस्ट एक्सरे में नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूलर लाइक ओपेसिटीज होती हैं।
फिर ये निमोनिया की तरह प्रेजेंटेशन है। तो प्रॉब्लम्स जैसे हमने देखा, बच्चे बलगम नहीं निकालते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेना होता है। खाने की राइस ट्यूब डाल करके हम उसका एस्पिरेट ले सकते हैं और जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंड्यूस स्प्यूटम भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें नेबुलाइजेशन करके बच्चे को बलगम निकलवाना पड़ता है, वो भी किया जा सकता है। इसकी इल्ड पॉसिबल है, मतलब आसानी से बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। जो नॉर्मल हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं या कल्चर्स करते हैं, रूटीन कल्चर्स में बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस कम होंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है। तो ऐसे केसेस में हमें पीसीआर बेस्ड टेस्ट करने होंगे, जिनसे हमें पता चल सकता है, जैसे कि सीपी नैट और लाइन प्रोब ऐसे कर सकते हैं। रूटीन कल्चर्स ज्यादा टाइम लेते हैं, तो उसके लिक्विड कल्चर्स का यूज किया जा सकता है, जिसके बारे में एक अलग सेशन है जो उस पर चर्चा होगी। जब भी बच्चे का गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेना हो, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि हमेशा प्रेफरेबल होता है कि बच्चे को जैसे कि सुबह लेते हैं खाली पेट लेना चाहिए, रात भर की फास्टिंग होनी चाहिए। इंड्यूस स्पुटम अगर लेना तो उसमें फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा ट्यूब डालना इन्वेजिव लग सकता है पेरेंट्स को, तो उनको काउंसलिंग करना और एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए स्टाफ जो है वो थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि बच्चों को ट्यूब कैसे डालेंगे, बिकॉज बच्चे डर जाते हैं, तो उनके लिए मतलब पेरेंट्स के साथ में कैसे डालना है ताकि बच्चा कोऑपरेट करे। फिर जब ये हमने अभी देखा कि ड्रग सेंसिटिविटी बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेंसिटिव जो टीबी है वो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो जब भी टीबी आइडेंटिफाई होती है, उसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हम रिफैम्पिसिन सेंसिटिविटी देखते हैं और आईएनएच को भी देखते हैं। तो इन सब जब भी बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होता है, लैब में सेंसिटिविटी की टेस्टिंग की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अंदाजा लगता है कि हमें कैसा ट्रीटमेंट प्लान रखना है एक पर्टिकुलर केस में। सो जो पल्मोनरी टीबी है, इसमें हमें चेस्ट एक्सरे में फाइंडिंग मिल करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्प्यूटम में हम बैक्टीरिया का टेस्ट करेंगे। और अगर स्प्यूटम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे प्लूरल इफ्यूजन है तो प्लूरल फ्लूइड का टेस्ट किया जा सकता है। और जितने भी टीबी के केसेस हैं उनकी एचआईवी टेस्टिंग भी करनी चाहिए। ये एक एल्गोरिदम है जिसमें यही है कि आपने क्लिनिकली सस्पेक्ट किया कि बच्चे को बुखार चल रहा है, उसको बलगम आ रहे हैं और बच्चा वेट लॉस कर रहा है या वेट गेन नहीं कर रहा है। उसके बाद हम उसका स्प्यूटम लेने के लिए उसके लिए स्पेसिमेन लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए लगाते हैं। अगर एक्सरे या बिल्कुल कंफर्मेटरी है, स्प्यूटम में आ गया, तब तो आप सीधे टीबी का इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसमें चीजें नहीं आ रही हैं, तो उसको 2 वीक्स का एंटीबायोटिक कोर्स दे करके फॉलो करना होता है। और परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स हैं या जो एक्सरे की फाइंडिंग है वो डिसअपियर नहीं कर रही हैं, तो फिर से हमें उसको इवेलुएट करना होता है। तो ये सब मतलब सिंप्लीफाइड वे में ये एक अप्रोच होती है टीबी की। इसके अलावा टीबी बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा हमने कहा कि बच्चों में क्या अलग है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पल्मोनरी टीबी से हमने कहा कि ज्यादातर ये सोचा जाता है कि टीबी फेफड़ों को ग्रसित करेगी, प्रभावित करेगी। लेकिन छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बहुत कॉमन होती है। उनके ब्रेन में टीबी का होना, उनके जॉइंट्स में टीबी का होना, उनके एब्डोमिनल टीबी होना, ये सब बहुत कॉमन है। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम उसके चीज के लिए भी अप्रोच रखें और इसको इग्नोर ना करें। जैसे कि कभी कभी गांठें होती हैं, गर्दन में गांठें होती हैं, कांक एक्जिला में गांठें होती हैं। तो ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हैं या बहुत सारे लिम्फ नोड गुच्छे की तरह भरे हुए हैं, अगर पेरेंट्स ऐसी कोई कंप्लेन लेकर के आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको एग्जामिन किया जाए और उसका एफएनएसी टेस्ट किया जाए। और उसमें अगर कभी कभी कोल्ड एब्सेस बन जाती है या साइनस बन जाता है, तो उन केसेस में भी टीबी का सस्पेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारे पास लिम्फ नोड की तरह प्रेजेंटेशन है, तो हमें उसकी एफएनएसी टेस्टिंग करनी है, साथ में हमें उसके लिए एक्सरेज भी करने हैं, और बाकी उसका डिसेमिनेशन है कि नहीं उसके लिए भी पेशेंट को इवेलुएट करना है। मेनिंजाइटिस, जब टीबी दिमाग में चली जाए तो उसके क्या लक्षण होने होंगे? तो बुखार जैसे रहता है हल्का, सर में दर्द होना, उल्टी होना, बच्चे को दौरे आना, या बच्चा लगातार सुस्त रहता है या एक्टिव नहीं रहता है, और उसकी इरिटेबल रहता है। उसके अलावा उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कभी कभी फेशियल पैल्सीज हो सकती है। तो या और उसके साथ में भूख नहीं लगना, तो इन सब सिचुएशन में सीटी स्कैन करके उसमें पता चल सकता है। और ज्यादातर जो फाइंडिंग होती है उसमें हाइड्रोकेफलस मिलता है, एनहांसमेंट मिलती है,
बेसल एक्सीडेंट्स मिलते हैं या ट्यूबरकुलोमा मिलते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली टीबी का इलाज, जैसे ये सवाल था कि कितने महीने देते हैं, तो जनरल कोर्स में टीबी का इलाज जो होता है 6 महीने का होता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है, जैसे कि बोन की टीबी है या ब्रेन की टीबी है, ऐसे केस में जो हमारा कंटिन्यूएशन फेज होता है उसको हम 10 मंथ्स कर देते हैं, तो ले दे के टीबी का इलाज ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो जाता है। और ये हर केस में हमें इंडिविजुअलाइज करना है, एवरी मंथली बच्चे को चेक करके उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करके। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एक तो खतरनाक बीमारी है, ब्रेन में इसका अफेक्शन है, तो इसका इलाज लंबा चलता है और इसमें स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा, एब्डोमिनल टीबी के क्या सिम्टम होंगे, उसमें बच्चे को बुखार रहेगा, भूख नहीं लगेगी, पेट में पानी भरेगा। तो अगर पेट में पानी है तो पानी निकाल के उसका टेस्ट किया जा सकता है बैक्टीरिया के लिए। और उसमें भी जनरल सिचुएशन में 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। और आई थिंक पीडियाट्रिक टीबी के बारे में इतना काफ़ी है। और मैं ये इस चीज़ के बारे में इसी पे कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। और एक ये है कि जो ट्रीटमेंट है इसका टीबी का, उसके लिए जैसे बच्चों के जो मेडिसिन हैं, तो हमने देखा अभी पिछले प्रेजेंटेशन में कि वेट स्लैब्स है, 25 kg से कुछ वेट के लिए एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है। वैसे बच्चों के लिए भी है, 4 किलो से 7 किलो के लिए अलग अलग है। तो छोटे बच्चों के वेट वाइज भी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, तो उसके उसी वजह से उसके लिए भी इजी होता है। और बच्चों को उनकी वेट कैटेगरी के हिसाब से दवाई दी जा सकती है, जो कि मोस्टली डॉट सेंटर पे अवेलेबल होती है। थैंक यू।